कपलिंग फैक्टर कौन से आइडेंटिफाई किए थे हमने लास्ट लेक्चर में? कपलिंग फैक्टर्स की बात करें, एटीपी और NADPH। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पीछे मैंने आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शंस हैं उनकी दो टाइप्स बताई कि आपके पास जो है टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जिसमें से कुछ रिएक्शंस को आप कह सकते हो कि दीस रिएक्शंस आर कैटाबॉलिक इन नेचर, जिनके अंदर आपका कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या हो रहा है, उसकी ब्रेक डाउन हो रही है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है। और ये प्रोसेस चूंकि आपके पास एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या चीज रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। यानी आपने डिस्कस किया था कैटाबॉलिक रिएक्शंस, और आपने ये कहा था कि इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एक्चुअली आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, हाई, और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल क्या होता है, लो। इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हो, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इसकी एक एग्जांपल है कि ग्लूकोज का एनर्जी लेवल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मुकाबले में क्या है, ज्यादा है। तो जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होगा तो इस प्रोसेस में ये क्या चीज रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो इस प्रोसेस की डेल्टा जी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। सो आप कह सकते हैं कि आपकी जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव इन नेचर है। क्यों ऑक्सीडेटिव इन नेचर है, क्योंकि जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे आपके पास ग्लूकोज के, तो उस केस में आपके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। और लास्ट पे हमने ये चीज कही थी कि ये प्रोसेसेस एक्चुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर भी हैं, क्योंकि जब ये प्रोसेसेस होंगे, इन प्रोसेसेस की डेल्टा जी नॉट वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। अब यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को रिलीज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी बायोसिंथेसिस में ये यूज हो सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, तो अगर आपका फ्यूल मॉलिक्यूल या ग्लूकोज इस टाइम ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी वो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स को रिड्यूस कर रहा है, सॉरी रिलीज कर रहा है, तो ये आपके जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स है ये कहीं वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि आपके पास कुछ ऐसे कैरियर्स हैं। इन कैरियर्स में आपके पास एक एग्जांपल है NAD+, FAD+ और NADP+। डिफरेंट ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उस ऑक्सीडेशन के दौरान उनके पास ये जो है ऑक्सीडाइज्ड कैरियर्स, ये एज अ कोफैक्टर उनके साथ अटैच होते हैं, ताकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कहीं वेस्ट ना हो, बल्कि उनको ये क्या कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं, और ये अपनी ऑक्सीडाइज से कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में। और वो रिड्यूस्ड फॉर्म आपके पास होगी NADH, FADH2 और NADPH, ठीक है। यानी ये आपके पास कब प्रोड्यूस्ड होंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस के रिस्पॉन्स में। दूसरी तरफ जो एनर्जी यहाँ पे थी, ये एनर्जी भी कंजर्व हो जाएगी, किसकी फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यानी आप कह सकते हो कि फ्यूल ऑक्सीडेशन या कैटाबॉलिक रिएक्शन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो भी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में सेव हो रही है, एंड द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज ATP। और अगर आपके पास हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो वो भी सेव हो रहे हैं किस फॉर्म में, NADH, FADH2 और NADPH। इनमें से दो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मैंने आप लोगों को हाईलाइट किए थे कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके किस चीज की प्रोडक्शन करवाते हैं, ATP। सो आप कह सकते हो कि NADH और FADH2 अगर बनेंगे तो इसका मतलब है ये भी कौन सी चीज बनाएंगे, ATP बनाएंगे। और पीछे आपके पास यहाँ पे एक रिड्यूस्ड कैरियर बच गया, वो कौन सा है, NADPH। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स सेकंड टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो कि कौन सा है, एनाबॉलिक रिएक्शंस।
एनाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में एक जनरल आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि इन रिएक्शंस में आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं और रिएक्टेंट सिंपल है। फॉर एग्जांपल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ग्लूकोज की फॉर्मेशन की बात की थी ना, कि ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल पोजीशंस पे क्या चीज बननी है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। सो आपके पास सिंपल प्रीकर्सर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या चीज बननी है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज ग्लूकोज, जिसको बनाने के लिए आपको एनर्जी भी चाहिए, आपको हाइड्रोजन भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन्स भी चाहिए। ठीक है, सो इस केस में आपके पास जो एनर्जी है, ये प्रोसेसेस आप यहाँ पे पहले लिस्ट डाउन कर लो कि एनाबॉलिक रिएक्शंस आपके पास कंस्ट्रक्टिव है, ये रिडक्टिव इन नेचर है, ठीक है, और ये एंडरगोनिक इन नेचर है। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आपके पास पूरी करेगा एटीपी, जो कि एज अ कपलिंग फैक्टर यूज होगा। कैटाबॉलिक रिएक्शन जितनी एनर्जी रिलीज करेंगे वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में सेव हो जाएगी, और बाद में आपकी बॉडी के जितने एंडरगोनिक रिएक्शन है, चाहे वो ग्लूकोज की बायोसिंथेसिस है, वो मसल्स की मूवमेंट है, वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स की ट्रांसमिशन है, या कोई सा भी ऐसा प्रोसेस है जिसकी नेचर क्या है, एंडरगोनिक, वो किसको यूज करेगा, एटीपी को यूज करेगा। सो हम कह सकते हैं देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ लिंक बिटवीन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, ताकि उन प्रोसेसेस में जहां पे एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को क्या किया जाए, डोनेट किया जाए। और सेकंड आपके पास यहाँ पे बचता है NADPH, ये यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, ये प्रोवाइड करेगा। आप इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है, ये अपनी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मींस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, यही रिड्यूस करेंगे ना किसी स्पीशीज को उसमें ऐड होके। ठीक है, सो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स किसने प्रोवाइड करने हैं, NADPH ने, और एनर्जी किसने प्रोवाइड करनी है, ATP ने प्रोवाइड करनी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स एन अदर इंटरेस्टिंग पॉइंट कि व्हाई ATP, एटीपी को ही क्यों यूज किया गया है एज एनर्जी कपलर, एटीपी के अलावा कोई और मॉलिक्यूल क्यों नहीं यूज किया गया। इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले आप लोगों को एक और पॉइंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, विच इज अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल मॉलिक्यूल। जी वही बताने लगे कि वो क्यों जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी को क्यों यूज किया जाता है। देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स जिनकी नेचर होती है अनस्टेबल, यानी इटसेल्फ ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल मॉलिक्यूल हमेशा वही मॉलिक्यूल होते हैं ना जो हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी किसी मॉलिक्यूल में होगी उतना वो क्या होगा, अनस्टेबल। सो आपका जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, इसका एनर्जी लेवल, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सो आप कह सकते हैं कि दिस एटीपी इज अनस्टेबल, और इसकी जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, स्टेबल। सो जितने अनस्टेबल मॉलिक्यूल हैं वो कोशिश करते हैं ना कि वो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाएं, एक स्टेबल नेचर को अडॉप्ट करें। सो एटीपी भी ऐसी ही कोशिश करता है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आके एटीपी के ऊपर अटैक करता है और इससे कहता है कि अपने बॉन्ड को ब्रेक करो, तो ये बड़े आराम से ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी अनस्टेबल स्टेट से किस में जाना चाहता है, स्टेबल स्टेट में। इसलिए जब भी कोई इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एटीपी के स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करता है तो ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। सो आप कह सकते हैं कि एटीपी इज एक्चुअली थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल मींस कि इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर आप देखो तो ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है,
सो ये कोशिश करता है कि अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके किसमें कन्वर्ट हो जाए, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब देखते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस होती किस तरह से। उसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आती हूं। सो सबसे पहले तो आप लोगों को एटीपी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो एटीपी का स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के सामने ड्रॉ करती हूँ। यू ऑल नो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है और न्यूक्लियोटाइड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके साथ एक पेंटोज शुगर होती है, ठीक है। राइबोज या 2-डीऑक्सीराइबोज डिपेंड करता है कि वो कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। और फिर इसके साथ क्या चीज अटैच होती है, फॉस्फेट्स। पहले तो आप सब लोग फॉस्फेट की वैलेंसी याद रखिएगा। फॉस्फेट की वैलेंसी 5 है। इट मींस कि ये 5 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। यहाँ पे समटाइम्स आपको एटीपी के स्ट्रक्चर में O नेगेटिव की जगह OH लिखा हुआ भी मिलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन एक्चुअली बायोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आपको पता है ना कि जो एसिडिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपना प्रोटॉन रिलीज करके डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर ये किस फॉर्म में होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में या हाइड्रोलाइज हुआ हो प्रोटॉन रिलीज करके, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये आपके पास एक एटीपी का स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लिंक्ड है विद द राइबोज, और इसी राइबोज के 5th कार्बन एटम के ऊपर आपके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं जो कि फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के थ्रू आपस में क्या है, लिंक्ड है। अब सपोज कोई न्यूक्लियोफाइल आता है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल जो कि किसी भी स्ट्रक्चर से बिलोंग कर सकता है, दिस इज आर, ठीक है। ये कोई सा भी न्यूक्लियोफाइल है और ये आके एटीपी के इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है। ऑब्वियसली ये उसी स्पीशी का न्यूक्लियोफाइल होगा ना, उसी रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल होगा जिसको एनर्जी की जरूरत है, और अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए इसने किसके ऊपर अटैक किया, एटीपी के ऊपर। अब एटीपी क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को हाइड्रोलाइज करेगा, यानी अगर उसने इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाना है तो यहाँ से ऑलरेडी जो इसके बॉन्ड्स है उसमें से कोई एक बॉन्ड क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। सो इस न्यूक्लियोफाइल के रिस्पांस में किस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर उसने अटैक कंडक्ट किया, टर्मिनल फॉस्फेट के ऊपर। फॉस्फेट यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है और आपके पास कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं, 3, जिसमें से अभी इस टर्मिनल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। सो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है तो मैक्सिमम ये 5 बॉन्ड्स बना रहा है ना, इसमें से कोई एक बॉन्ड इसे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 से ज्यादा बॉन्ड्स ये नहीं बना सकता। सो अब इस केमिकल रिएक्शन के रिस्पांस में आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी। उन्हीं कलर से मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड था जहाँ पे नॉर्मली फॉस्फेट अगले फॉस्फेट के साथ अटैच था, ये ब्रेक हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे इस फॉस्फेट के साथ क्या चीज अटैच हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगी। सो आप कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद एटीपी के स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होके किसके साथ अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल। सो इस किस्म के रिएक्शन को आप क्या कहते हो, फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन। ये एक प्रोडक्ट है, इसके साथ मैं अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर भी लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसके साथ दूसरी प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। एडेनिन लिंक्ड विद राइबोस और अभी भी 2 फॉस्फेट ग्रुप्स इस स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे।
ऐसे है ना। तो एक तरफ आपके पास न्यूक्लियोफाइल के ऊपर फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो गया और दूसरी तरफ कौन सी प्रोडक्ट बन गई, एडीपी। इज इट क्लियर? पता चला ये कैसे प्रोडक्ट्स बनी है दोनों। ओके, अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई जो प्रोडक्ट्स हैं वो एटीपी के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल हैं या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से यही कहा था ना कि एटीपी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसका अपना स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और इसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो क्या होंगी, कंपैरेटिवली स्टेबल होंगी। सो लेट्स कंपेयर कि क्या वाकई एटीपी एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, और अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तो क्यों स्टेबल, उन रीजंस को आइडेंटिफाई करें। पहली रीजन तो आप यहाँ पे देखें कि जब एटीपी का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, पहले अगर आप एटीपी का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे आपको टोटल कितने नेगेटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, एक जैसे चार्जेस हैं, इनमें रिपल्शन के चांसेस हैं ना। जब आपका यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जो प्रोडक्ट बनी है एडीपी, इसमें टोटल कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, 3। सो एक नेगेटिव चार्ज आपका कम हो गया, यानी हाइड्रोलिसिस के बाद चार्ज रिपल्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए आपका जो प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली क्या है, ज्यादा स्टेबल है। सो आप कह सकते हैं इसकी एक रीजन क्या है, रिडक्शन इन चार्ज रिपल्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई एटीपी हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन एटीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी एक रीजन ये है कि जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उसमें लेस चार्ज रिपल्शन है एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये एक रीजन। दूसरी रीजन आप सेकंड प्रोडक्ट में देखो, यहां भी आपके पास अगेन ये प्रोटॉन अगर यहां से डीप्रोटोनेट हो जाता है, ये जो डबल बॉन्ड है दिस वन, चूंकि चारों पोजीशन पे सिमिलर एटम है ना, ये डबल बॉन्ड रेजोनेट कर सकता है। रेजोनेंस क्या होती है कि जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो किसी एक एटम से बिलोंग नहीं करता, वो पूरे जो ग्रुप ऑफ एटम्स है उसमें क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। ये तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास 4 कॉर्नर्स के ऊपर सेम एटम्स प्रेजेंट, जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रेजोनेंस प्रॉपर्टी की वजह से वो ज्यादा स्टेबल था ना, तो यहाँ पे भी आपके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में रेजोनेंस की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें रेजोनेंस है। सो सेकंड रीजन आपके पास क्या है, रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप कहते हो कि एटीपी का स्ट्रक्चर अनस्टेबल है और उससे बनने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली क्या है, स्टेबल है। दैट्स व्हाई एटीपी हाइड्रोलाइज होता है इन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस और अपनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। अब जनरली माइंड में ये क्वेश्चन आता है, ओके एटीपी की हाइड्रोलिसिस जो है वो थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोसेस है क्योंकि इटसेल्फ ये अनस्टेबल है, प्रोडक्ट स्टेबल है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है सेल में एटीपी को तो रहना ही चाहिए। जैसे ही एटीपी बनेगा कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसा जरूर होगा जिसको एनर्जी चाहिए होगी, वो इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। लेकिन हमारे सेल्स में तो एटीपी की कंसंट्रेशन रहती है ना, मेंटेन रहती है, एनर्जी मेंटेन रहती है। तो वो किस तरह से मेंटेन रहती है, यहां पे आपके पास कॉन्सेप्ट आता है एंजाइम्स का, कि बेशक एटीपी की हाइड्रोलिसिस थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, एनर्जी डायग्राम के अकॉर्डिंग थ्योरेटिकली हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोसेस फेवरेबल है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी और प्रोडक्ट्स जो बनेगी वो स्टेबल होंगी। लेकिन एटीपी से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी के बनने वाला जो पाथ है, दिस पाथ इज एसोसिएटेड विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, सो जब तक आपके पास ये जो बैरियर है ये रिड्यूस नहीं होगा, इस बैरियर को आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है,
सो आपके पास जब तक एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगे जो कि इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को एक्चुअली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तब तक एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा। सो यहां से हम अपना जो पॉइंट था एनर्जी कपलिंग का उसको रिवाइज करते हैं। और जो एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6-phosphate is coupled with ATP hydrolysis, but this reaction will not take place in the absence of enzyme hexokinase. Theoretically ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन एक्चुअली जो एटीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, दिस इज लिंक्ड विद द हाई एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि एटीपी बेशक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, बट इट इज काइनेटिकली स्टेबल। काइनेटिकली स्टेबल मींस कि इसका जो पाथ है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, ये एफिशिएंट है। ठीक है, सो बेशक ये कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसका एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस एक्चुअली कौन रेगुलेट करेगा, हेक्सोकाइनेज। सो काइनेटिकली स्टेबल मींस कि ये प्रोसेस एंजाइम की एब्सेंस में नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एटीपी एक कपलिंग फैक्टर है बिटवीन एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शंस। और एटीपी क्यों कपलिंग फैक्टर है, क्योंकि ये थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल है। ठीक है, और इसकी हाइड्रोलिसिस से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब एटीपी थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल क्यों है, यस, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो जो प्रोडक्ट बनती हैं उनमें लेस चार्ज रिपल्शन है, और उनमें कौन सा प्रोसेस है, रेजोनेंस का प्रोसेस है। तो इस वजह से एटीपी जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा उसके रिस्पांस में अपना बॉन्ड क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो। ठीक है, इसी वजह से आपकी जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर वो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करेगा। अब एक और चीज आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कि आपके पास जितने जो एनर्जी ट्रांसफर के प्रोसेसेस हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट इन ऑल केसेस, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपकी जो एनर्जी है वो फॉस्फेट ग्रुप की फॉर्म में ट्रेवल करती है। यानी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल अपने फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू किसी लो एनर्जी मॉलिक्यूल को क्या चीज प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अभी हमने देखा भी है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिस्पांस में फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होके कहां पे अटैच हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो हमेशा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइल ग्रुप के उस फॉर्म के अंदर एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप इस एनर्जी चार्ट को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे एटीपी की पोजीशन ये है, ये आपके पास वैल्यूज है डेल्टा जी नॉट ऑफ हाइड्रोलिसिस। यानी जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एटीपी ब्रेक होगा तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, -30 किलोजूल पर मोल। इसी तरह से आपके पास है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो अबाउट -40 किलोजूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट आपके पास है फॉस्फोक्रेटिन, इसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास कोई -42 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। और फाइनल आपके पास आ जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसकी हाइड्रोलिसिस से आपके पास कोई -67 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ कि आपकी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी स्टेटस पे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट पोजीशन पे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत हाई एनर्जी पोजीशन पे हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट,
फॉस्फोइनोल पायरोवेट एंड फॉस्फोक्रेटिन। इन तीनों की एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस एटीपी से भी ज्यादा है, ज्यादा ना। एटीपी की हाइड्रोलिसिस से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -30.5 किलो जूल पर मोल। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट की हाइड्रोलिसिस से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -40। फॉस्फोक्रेटिन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -42। और फॉस्फोइनोल पायरोवेट से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -67 किलो जूल पर मोल। इट मींस कि ये जो तीन मॉलिक्यूल्स हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, phosphocreatine and phosphoenol pyruvate, they have high energy of hydrolysis as compared to ATP. So फिर आपके सेल्स ATP को ही क्यों यूज करते हैं जबकि इससे ज्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है बॉडी में, फिर भी ATP को ही क्यों यूज किया जाता है? ये भी अनस्टेबल ही है ना, क्योंकि हमने अभी ये चीज पढ़ी थी कि जितनी ज्यादा किसी मॉलिक्यूल में एनर्जी होगी उतना वो क्या होगा? अनस्टेबल। इसका मतलब है ये भी अनस्टेबल ही है, लेकिन फिर भी एटीपी को ही क्यों यूज किया जाता है? तो ये पॉइंट क्लियर रखिएगा कि एटीपी की जो हाइड्रोलिसिस, ये जो चार्ट है इसमें कौन सी पोजीशन है? इंटरमीडिएट पोजीशन। और ये इंटरमीडिएट पोजीशन ही आइडियल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि एटीपी अपने से लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड भी कर सकता है, और इन केस इसकी सेलुलर कंसंट्रेशन कम होने लगती है तो देयर आर सम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो कि इसकी कंसंट्रेशन को वापस क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। अगर एटीपी के अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल एज अ कपलिंग फैक्टर यूज होता, उसने लो एनर्जी मॉलिक्यूल को एनर्जी दे तो देनी थी, लेकिन जब उसकी अपनी कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू होती तो इसकी रीजनरेशन बॉडी के सेल्स के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती। सॉरी, कर सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली हम एटीपी को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि इंटरमीडिएट पोजीशन पे है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे भी सकता है और इसकी प्रोडक्शन के लिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है ताकि इसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या रहे? मेंटेन रहे। अगर फॉस्फोइनोल पायरोवेट या 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल के तौर पे यूज होते या कपलिंग फैक्टर के तौर पे यूज होते तो जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन ड्रॉप होनी थी तो आपके पास कोई और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि आप ग्लूकोज का इंटेक करो और ये ग्लूकोज इसको क्या करे? रीजनरेट करे। ठीक है, तो उस केस में आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो ग्लूकोज को क्या करना पड़ना था? इंटेक करना पड़ना। इस केस में आप कह सकते हो कि एटीपी को एज अ कपलिंग फैक्टर यूज करना बॉडी के सेल के लिए एक एफिशिएंट प्रोसेस है। ठीक है, समझ आए इस बात की? ठीक है, सो इसकी इंटरमीडिएट पोजीशन ही एक बेनिफिट है इसको यूज करने। अब क्या एटीपी सिर्फ अपना टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक करके ही एनर्जी प्रोवाइड करता है? आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था ना कि एटीपी के स्ट्रक्चर में 3 इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं। ठीक है, इस चीज को अगर हम उसी तरह से इसी डायग्राम के थ्रू देखें, एटीपी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें आपके पास एडेनिन है, ठीक है, देन राइबोस, और उसके बाद आपके पास क्या है? 3 फॉस्फेट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि आपके पास समटाइम्स कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और वो एटीपी के इस टर्मिनल फॉस्फेट पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करता है और इस न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिस्पांस में आपका ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये क्या करता है? अपने इस बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। सो आप इस केस में कह सकते हो कि आपके पास क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी? दोबारा से अगर हम लिखें, फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल पे, न्यूक्लियोफाइल जिस सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है वो उसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफर होगा? फॉस्फोराइल ग्रुप, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। और वो कौन सा फॉस्फेट ग्रुप होगा? टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप। और इसके साथ आपके पास प्रोडक्ट क्या आएंगी? एडीपी, जिसमें ये एडेनिन है, इसको मैं अब ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, देन राइबोस, और उसके साथ अभी भी कितने फॉस्फेट ग्रुप्स हैं? 2। तो आप इस रिएक्शन को कह सकते हो दिस इज फॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन। यानी इस रिएक्शन में आपका फॉस्फोराइल ग्रुप किसको ट्रांसफर हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल को। और प्रोडक्ट में आपके साथ क्या चीज बन रही है यहाँ पे? एडीपी। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं ये चीज हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि एक्चुअली कोई एक ऐसा सेंटर नहीं है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है। ये डिपेंड करता है कि उस न्यूक्लियोफाइल को कितनी एनर्जी चाहिए। अगर तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो टर्मिनल फॉस्फेट की बजाय कौन से फॉस्फेट्स को टारगेट करेगा? इंटरनल फॉस्फेट्स को, क्योंकि इनकी हाइड्रोलिसिस से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। सो अब नेक्स्ट आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज यू हैव अ न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल इस सेंटर के ऊपर अटैक कंडक्ट करता है। अब आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। इस टाइम पे आप इस न्यूक्लियोफाइल को भी भूल जाओ, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा रही हूं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल ने सेकंड फॉस्फेट के ऊपर अटैक कंडक्ट किया है, तो आपके पास ये पायरोफॉस्फेट ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियोफाइल को। लाइक अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे ये वाला फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, प्रीवियस तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इस टाइम न्यूक्लियोफाइल ने इसके ऊपर अटैक कंडक्ट किया है। सो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आगे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। सो यहाँ से बॉन्ड की क्लीवेज होगी, ये ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा और ये आपके पास एज अ प्रोडक्ट आ जाएगा। सो ये आपके पास है एक्चुअली इसके साथ एडेनिन, देन राइबोस, और दिस टाइम आपके राइबोस के साथ सिर्फ एक ही फॉस्फेट अटैच होगा। सो आप कह सकते हो कि दिस इज ANP, जिसको एडिनाइल लेट भी कहते हैं या एडिनाइल ग्रुप, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है? पायरोफॉस्फेट। सो आप कह सकते हो कि दिस रिएक्शन इज एक्चुअली पायरो phosphoryle transfer reaction. Is it clear? पायरोफॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोफाइल पे ट्रांसफर हुआ ना, तो ये कौन सा ट्रांसफर रिएक्शन है? पायरोफॉस्फोराइल ट्रांसफर रिएक्शन। अब थर्ड पॉसिबिलिटी की तरफ आते हैं। दिस टाइम आपका न्यूक्लियोफाइल आके जो इंटरनल फॉस्फेट ग्रुप है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट होता है, ठीक है। और ये फॉस्फेट इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये फॉस्फेट ग्रुप डिसाइड करेगा कि कंपैरेटिवली कौन सा बॉन्ड वीक है, ठीक है। सो इस केस में आपका अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यूक्लियोफाइल ने इस फॉस्फेट के ऊपर अटैक कंडक्ट किया ना, इसका मतलब है ये पूरा ग्रुप न्यूक्लियोफाइल को ट्रांसफर हो जाएगा और ये आपके पास ऐसा बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको हम लिखते हैं कि दिस टाइम आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये ग्रुप ट्रांसफर होगा, एडेनिन, राइबोस, फॉस्फेट, और यहां से चूंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इधर कौन सा ग्रुप आके अटैच होगा? न्यूक्लियोफाइल। इसके साथ आपके पास प्रोडक्ट में क्या चीज आएगी? दिस पायरोफॉस्फेट। ठीक है। सो पायरोफॉस्फेट प्रोडक्ट में आएगा और इस रिएक्शन को आप कहते हो
एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। यानी इस पूरे आपको एटीपी के स्ट्रक्चर पे जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, आपको ये चीज पता चल गई कि एक्चुअली तीनों टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल पे जाके क्या होंगे, अटैच होंगे। एंड दीज डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो जितने ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, लाइक फैटी एसिड की जब बीटा ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे, तो वहां पे हम ये चीज जाके ऑब्जर्व करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका न्यूक्लियोफाइल इस सेकंड पोजीशन को टारगेट करता है, टर्मिनल को टारगेट नहीं करता बल्कि इसको टारगेट करता है बिकॉज उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, सो ये एक्चुअली 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जहां पे जाके कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, और इस केस में आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगी। तो आप यहां से इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो कि एटीपी सिर्फ फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस में ही इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एटीपी मीडिएटेड रिएक्शन पायरोफॉस्फोराइल और एडिनाइल ग्रुप्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस पोजीशन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, सो एटीपी से फॉस्फोराइल, पायरोफॉस्फोराइल एंड एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शंस जो है ये पॉसिबल है। जी, वो डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है उसको कितनी एनर्जी की जरूरत है इस टाइम। ओके बच्चों, ये लास्ट पॉइंट है, इसको एक बार क्लियर कीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और फिर इसको एंड कर देंगे 12 लेक्चर। तो अब यहाँ पे बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि नॉर्मली हम ये समझते हैं कि एटीपी हाइड्रोलिसिस के थ्रू अपनी एनर्जी रिलीज करता है। लाइक आपको याद होगा कि हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, अभी एक ही रिएक्शन को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, विच इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और हमने ये कहा था कि ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो प्लस साइन के साथ आती है। और हमने ये भी चीज डिस्कस की थी कि ऐसे सारे रिएक्शंस जो कि थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल हैं, जिनमें एनर्जी की जरूरत होती है, उनको फेवरेबल बनाने के लिए आपके पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये इनके साथ कपल्ड हो जाते हैं। सो हमें नॉर्मली हम ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एटीपी एज अ कपलिंग फैक्टर यूज होता है, एटीपी हाइड्रोलाइज होता है और अपनी एनर्जी रिलीज करता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस के अंदर एटीपी में जो एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म है वो हाइड्रोलिसिस नहीं है, बल्कि कौन सा मैकेनिज्म है, ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि एटीपी के स्ट्रक्चर में कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, लाइक यहाँ पे अभी आप देखो जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, कि हम ये चीज समझ रहे होते हैं कि हाइड्रोलिसिस के थ्रू एनर्जी रिलीज होगी, ऐसा होता भी है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म है, कि या तो न्यूक्लियोफाइल को फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, या पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, या एडिनाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है, और ये तीनों ग्रुप्स आपस में जो है वो एनर्जी में प्रेजेंट है। यानी आप कह सकते हो कि एनर्जी ट्रांसफर का मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस के साथ साथ और कौन सा मैकेनिज्म है, ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म। ठीक है, और कितने टाइप्स के ग्रुप्स ट्रांसफर हो सकते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल को, 3 टाइप्स के, फॉस्फोराइल ग्रुप, पायरोफॉस्फोराइल ग्रुप और एडिनाइल ग्रुप। ठीक है, और तीनों ग्रुप्स की एनर्जी क्या है, डिफरेंट। अब हम यहाँ पे इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं विद एन एग्जांपल कि यस, एटीपी अपनी जो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो एक्चुअली ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म के थ्रू करता है। इसका हम एक प्रूफ देखते हैं यहाँ पे। ये आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूटामेट है आपके पास अमाइनो एसिड, और इसमें कन्वर्ट होना है ग्लूटामीन में। वी ऑल नो कि ग्लूटामेट और ग्लूटामीन में एक अमाइनो ग्रुप का डिफरेंस है। सो ग्लूटामेट में अमाइनेशन के बाद, यानी अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट के बाद, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामीन।
लेकिन ये अमाइनो ग्रुप की अटैचमेंट एंडरगोनिक प्रोसेस है और इसको फेवरेबल बनाने के लिए एटीपी एज अ कपलिंग फैक्टर यहाँ पे यूज हो रहा है। सो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है, अभी आप सिर्फ इस रिएक्शन को देखो, अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि ग्लूटामेट से ग्लूटामिन की फॉर्मेशन में एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी ग्लूटामेट को किसमें कन्वर्ट कर देगी, ग्लूटामिन। बट एक्चुअली अगर आप इस रिएक्शन को देखो, दिस इज नॉट अ सिंपल सिंगल स्टेप रिएक्शन, बल्कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एंजाइम की सरफेस है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसमें ये ग्लूटामेट भी प्रेजेंट है और एटीपी भी प्रेजेंट है। दिस ग्रुप विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कंडक्ट करेगा ऑन टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से ये फॉस्फोराइल ग्रुप इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि अगर टर्मिनल फॉस्फेट के ऊपर अटैक होगा तो वो ट्रांसफर हो जाएगा और प्रोडक्ट में आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ADP। Now this phosphate group is containing energy। ये इस मॉलिक्यूल की एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि फॉस्फोराइल ग्रुप में क्या चीज प्रेजेंट है, एनर्जी प्रेजेंट है ना। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि दिस अमाइनो ग्रुप विल रीप्लेस दिस फॉस्फेट ग्रुप, यानी एनर्जी इसमें आ गई है, उस एनर्जी के आने के बाद अब ये फॉस्फेट ग्रुप रीप्लेस हो जाएगा विद अमाइनो ग्रुप। ठीक है, सो ओवरऑल आपके पास रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यही आएंगी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बट एक्चुअली फॉस्फेट ग्रुप ने पहले इस स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रांसफर होकर इसे एनर्जी प्रोवाइड की और उसके बाद वो वहां से रिलीज हुआ। सो हम कह सकते हैं कि जो फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है ये आपके एंडरगोनिक रिएक्शंस को क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, सो अभी तक हमें ये पता चल गया कि ग्रुप ट्रांसफर मैकेनिज्म एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसफर करता है।